नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको हिंदुस्तान के डीएनए और राजनीति के डीएनए के बीच खड़े आम इंसान की कहानी देखने को मिलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत जब कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, बल्कि भारतीय होने के नाते सबका डीएनए एक है, तो राजनेता अपने सियासी डीएनए का परिचय देते हैं। जिन्हें मौका देते हैं बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों के कुछ नेता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख की बातों को भी नहीं मानते। ऐसी राजनीति पर जरूरी है आप अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं। और संघ पहले से ऐसा मानता है। तो संघ और संघ प्रमुख के देश के एकता रूपी यही विचार गाजियाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में हरियाणा के बीजेपी प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू तक क्यों नहीं पहुंच पाते। हिंदुओं की गर्दन को कभी झुकने मत देना दोस्तों। हिंदुओं की बहन बेटियों का अपमान होने मत देना दोस्तों। हम 100 करोड़ हैं और ये 20 करोड़। एक बार फिर गाजियाबाद चलते हैं, जहां रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत दशकों पुरानी संघ की विचारधारा में धर्म के आधार पर विवाद खड़ा करने वालों को हिंदू मानने से भी खारिज करते हैं। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है। ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। तो यही विचार क्यों गाजियाबाद से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद अलवर में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा तक पहुंचते पहुंचते हवा हो जाते हैं। अगर कोई मेव आके हमारे बीच में खड़ा होगा, उसको बांह से पकड़ करके हम बाहर कर देंगे कि तुम यहाँ, तुम्हारे को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब वो हमारे भाई नहीं रहे। दोबारा गाजियाबाद चलिए, जहां संघ प्रमुख देश में बढ़ती भीड़ की हिंसा और गाय के नाम पर भीड़ के हाथों मार दिए जाने की घटनाओं पर आगे बढ़कर एक बयान देते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। तो भाईचारे की यही भावना गाजियाबाद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में साध्वी गीता प्रधान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री तक क्यों नहीं मानती, जो महिला होकर भी शर्मनाक बयान धर्म के आधार पर देती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो समझाएं, अपने गलेवान में झांके। उन्होंने 3-3 बीबियां करके 20-20, 33 बच्चे पैदा कर रखे हैं। उससे बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे वो पैदा करके छोड़ देते हैं। उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि इसी तरह भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। लोग चोरी चपोरियां करेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं, बल्कि भारतीय होने के नाते एक हैं, क्योंकि मातृभूमि एक है, पुरातन परंपरा एक है और वंशज दोनों के एक है। ये बात जब मोहन भागवत कहते हैं तो इस बात को भी बल देते हैं कि राजनीतिक तौर पर जिन्हें धर्म के आधार पर बांटा गया, उन्हें संवाद से जोड़ना है। डिस्कॉर्ड ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। और कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। लेकिन संवाद की जो कोशिश संघ प्रमुख चाहते हैं, उसी प्रयास पर प्रहार करने वाले नेता सामने आ जाते हैं। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साध्वी गीता प्रधान, राजस्थान में बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और हरियाणा में बीजेपी के प्रवक्ता बने सूरजपाल अम्मू आखिर कैसे एकता के इसी डीएनए को तोड़ने की छूट पा जाते हैं। पाकिस्तानी को हम यहाँ से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे, ये प्रस्ताव पर पास करो, मुझे आपत्ति है। इन को इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में एक महापंचायत आयोजित होती है। जात के नाम पर बने संगठन के मुखिया और बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू के हाथ में माइक होता है और कानून को चुनौती देते हुए उन्हीं लोगों के प्रति भीड़ को भड़काते शब्दों की बौछार होती है, जिनके साथ डीएनए संघ एक बताता है। अगर हम चुप बैठ गए तो ये
हमारे घरों में घुस जाएंगे और ये देश दोबारा से पाकिस्तान बन जाए। क्या आप चाहते हो ये देश पाकिस्तान बने? कौन कौन नहीं चाहता? 2-3 हाथ नहीं खड़ा कर रहे। ये पीछे वाले, अरे भैया पीछे वाला चेक कर रहा हूँ चाचा, एक कुर्सी पे बैठे वाला हाथ तो खड़ा कर दो। सबको देख रहा हूँ, कैमरा इधर घुमाए, कैमरा मुझे नहीं, भारत माता की। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। तो सवाल ये कि फिर विचारधाराओं का डीएनए एक क्यों नहीं हो पाता? सूरजपाल अम्मू जैसे नेता कैसे फ्री हैंड छोड़ दिए जाते हैं, जबकि संघ प्रमुख तक कहते हैं मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू दोनों की विचारधारा हिंदुस्तान में वसुधैव कुटुंबकम की रही, तो फिर अलवर में धर्म के आधार पर भड़काते हुए हथियार इकट्ठा करने का आह्वान बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा को करने की स्पेशल छूट कैसे मिल जाती? क्या ज्ञानदेव आहूजा हिंदू नहीं है? 5 से 10,000 हिंदू एकत्रित होगा, उसका नाम होगा लाठी जैली रैली, और लाठी और जैली तो लाएंगे, लेकिन बिना हथियार, बिना हमारे लाइसेंस का लाठी, हॉकी, बर्छे, भाले एक हिंदू के हाथ में होगा। ज्ञानदेव आहूजा अलवर में एक नाबालिग से गैंगरेप के मसले में रैली करने जा रहे हैं। तो अगर हर भारतीय का डीएनए एक है, तो फिर बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा शस्त्र लेकर उसी डीएनए पर सवाल कैसे उठा लेते हैं? हिंदू को अब शस्त्र शास्त्र से तो हम ही शस्त्र से भी सुसज्जित होना पड़ेगा। इसलिए 5 से 10,000 लोग इकट्ठे होंगे। अगर कोई मेव आके हमारे बीच में खड़ा होगा, उसको बांह से पकड़ करके हम बाहर कर देंगे कि तुम यहाँ, तुम्हारे को खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्यों अब वो हमारे भाई नहीं रहे। और क्या जब एक सार्थक संवाद की बात संघ प्रमुख करते हैं, तो ज्ञानदेव आहूजा, सूरजपाल अम्मू और साध्वी गीता प्रधान समेत दूसरे नेता कोशिशों पर पानी फेरकर राजनीति का मौका पैदा करके पूरे संवाद पर ही संशय डाल देते हैं। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। क्या मोहन भागवत अगर वाकई में अपनी बात पर सच्चे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि उनसे सवाल करना चाहेंगे, क्या वो लिंचिंग को मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं, और कौन उनको हिम्मत दिला रहा है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि इखलाक हो, पीलू खान हो, रकबर हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, जुनैद हो या आसिफ हो, ये तमाम के तमाम जो एक्यूज हैं, इनका ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से नहीं है। राजनीति का मट्ठा अच्छी खासी कोशिशों को जड़ों से खोखला कर देता है। इसीलिए जरूरी है कि जब डीएनए एक होने से लेकर भीड़ की हिंसा करने वालों को हिंदू नहीं बल्कि आतताई बताने वाले बयान आए, तो फिर उनका विरोध करने वाले सूरजपाल, ज्ञानदेव आहूजा, साध्वी गीता जैसे नेताओं तक भी संदेश पहुंचे, न कि धर्म के आधार पर डर की राजनीति फैलाने की छूट मिली रहे। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव से पहले एकता के नाम पर सियासी चश्मे से विरोधी देख रहे हैं। इलेक्शन पास है तो कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल होने लगती है, तो क्या जैसे चुंबक करीब आता है तो लोहे में गति होती है, ठीक उसी तरह चुनावी चुंबक नजदीक आने पर जांच एजेंसियों की हरकत तेज हो जाती है। यह सवाल अब उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है, जहां 2017 से पहले सत्ता में रहते अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में अब सीबीआई ने न सिर्फ नई एफआईआर दर्ज की है, बल्कि देश के 3 राज्यों में एक साथ 42 ठिकानों पर छापेमारी की गई।
प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई जिलों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़ समेत 42 जगहों पर सोमवार सुबह जब सीबीआई की टीम छापेमारी करने पहुंची, ये तस्वीरें तभी की हैं। वजह उत्तर प्रदेश का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें दावा है कि बजट का पैसा खत्म हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। गोमती नदी के किनारे अखिलेश राज में बनना शुरू हुए उसी गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले की जांच करती सीबीआई अचानक अब फ्रंट फुट पर आई। सीबीआई ने दूसरी नई एफआईआर दर्ज की। कुल 189 लोग आरोपी बनाए गए। इनमें 16 नेता और बड़े अफसर हैं, जबकि रिवर फ्रंट के ठेकों से जुड़े हुए 173 लोग हैं। आरोप है कि गलत तरीके से टेंडर की प्रक्रिया को पूरी दिखाकर काम बांटा गया था, जिसमें बड़ी धांधली हुई। जो टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस पूरे रिवर फ्रंट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, उसमें ई टेंडरिंग नहीं की गई थी। बिना टेंडरिंग कराए ही कंपनियों को काम अलॉट कर दिया गया और उसका नतीजा था कि पूरे प्रोजेक्ट का करीब 90% बजट खर्च हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट 40% भी पूरा नहीं हुआ। अब सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में 40 जगहों पर और बंगाल, राजस्थान में एक जगह पर सीबीआई छापा मारती है, तो राजनीति के मैदान में आरोप लगने लगता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आता देख जांच एजेंसी वाले मोहरे को आगे करने वाला दांव है। चूंकि 1,500 करोड़ वाले रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में 30 नवंबर 2017 को पहली एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की थी और अब पूरे 3 साल 7 महीने बाद सीबीआई दूसरी एफआईआर जाकर दर्ज करती है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब आप हारते हो तो रोते हो, बहाने ढूंढते हो। आज आप चोरी करते हो तो आप रोते हो, उसको चुनाव से जोड़ते हो। कहीं धर्मांतरण का केस सामने आता है तो उसको चुनाव से जोड़ते हो। तो आप चाहते कि हर चीज चुनाव से जोड़ते हो। मगर सरकार, गलती आप करो और उसके लिए सजा जब देने की बात आती है तो आप रोने लगते हो और चुनाव से जोड़ते हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू हुई थी। 43 महीने बाद भी सीबीआई की जांच पूरी नहीं हो पाई। अभी एफआईआर ही दर्ज हो रही है। जरूरी है कि जनता के पैसे पर घोटालों की इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियां तय समय में पूरी किया करें, ताकि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी बार बार सियासत की टूल किट वाले राजनीतिक आरोपों में फंसकर भरोसा न खोए। अभिषेक मिश्रा के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। जांच एजेंसियां अभी हाल में कब चुनाव से पहले एक्टिव होने पर राजनीतिक सवालों में घिरी, इनके कुछ उदाहरण देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश मायावती की पार्टी गठबंधन की बात शुरू कर रही थी, तभी खनन घोटाले में अखिलेश यादव के करीबियों के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे थे। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा था। 2019 में हरियाणा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आरोप पत्र जमीन घोटाले में दायर हुआ। कर्नाटक में सत्ता के लिए जरूरी उपचुनाव से पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता डी.के. शिवकुमार पर भी छापेमारी सवालों के घेरे में आ गई थी। 2021 यानी इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव की शुरुआत में ही कोयला घोटाले में छापेमारी शुरू की गई थी। 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। इसीलिए जरूरी है कि जांच और जांच एजेंसियां दोनों का काम निष्पक्ष दिखना चाहिए, वरना जनता का भरोसा कम हो जाता है। भरोसे के डीएनए को चोट पहुंचाने वाली एक खबर राजस्थान से भी आई, जहां राज्यपाल की किताब का विमोचन राजभवन में हुआ और फिर आरोप लगा कि गवर्नर की जीवनी वाली किताबें राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की न सिर्फ गाड़ी में चुपचाप रखवा दी गई, बल्कि किताब का 68,000 से ज्यादा बिल भी कुलपतियों को भरने के लिए कहा गया। का नाम है श्री कलराज मिश्र, निमित्त मात्र हूं। अपना क्वारंटीन खत्म करके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र की जिस बायोग्राफी कलराज मिश्र निमित्त मात्र हूं के विमोचन के मौके पर बाहर आए, वो किताब और समारोह 2 विवादों से सुर्खियों में आ गया। पहला विवाद हुआ कि राज्यपाल की उस किताब के समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे, जिसमें बीजेपी को ज्वाइन करने की अपील की गई। और दूसरा विवाद पैदा हुआ राज्यपाल की किताब कुलपतियों की गाड़ी में रखाकर 68,383 रुपए का बिल थमा देने को लेकर।
ये तस्वीरें 1 जुलाई की हैं, जब जयपुर में राजभवन के भीतर राज्यपाल की जीवनी वाली किताब का विमोचन करने में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। अब देखिए इसी किताब के पेज नंबर 116 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ बीजेपी से जुड़ने की अपील की गई। इसमें लिखा है कि आइए हम एक नए भारत के निर्माण के लिए आंदोलन का समर्थन करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हाथों को और मजबूत करें। अब कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि हमें नहीं पता था कि भीतर क्या लिखा है। बुक के अंदर क्या है आप ये मानकर चलिए, वो नहीं देखा गया। वो बुक लॉन्च करने, बीजेपी की बुक लॉन्च करने नहीं गए मुख्यमंत्री जी, वो तो गवर्नर साहब की जो खुद की जो उनकी हिस्ट्री है उसको लॉन्च किया गया। राजभवन में आयोजित राज्यपाल की जीवनी के विमोचन को लेकर दूसरा विवाद और बड़ा है, जहां आरोप लगा कि राजस्थान के 27 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की गाड़ी में राज्यपाल की जीवनी वाली किताब की 19 प्रतियां रख दी गई। साथ में कुलपतियों के ड्राइवर को राज्यपाल की किताब के बदले 68,383 रुपए का बिल भी थमा दिया गया। दावा है कि किसी कुलपति को इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी, लेकिन गाड़ी में राज्यपाल की जीवनी वाली 19 किताबों का कार्टन रखे जाने और 68,000 से ज्यादा का बिल कुलपतियों को दिए जाने के विवाद पर राजभवन को सफाई देनी पड़ी। कहना पड़ा कि इस पूरे विवाद से राजभवन का लेना देना नहीं है, प्रकाशक को सिर्फ राजभवन में किताब के लोकार्पण की इजाजत दी गई थी। सवाल ये कि क्या एक पब्लिशर को इतनी छूट है कि वो राजभवन में आए कुलपतियों की गाड़ी में राज्यपाल की वो जीवनी वाली किताबें रखकर ड्राइवर को बिल थमा दे, जिन किताबों को उसने छापा है। क्या इस मामले में अब जीवनी छापने वाले प्रकाशक पर कार्रवाई होगी? देवांकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सवाल तो दस्तक देता ये भी है कि महंगाई, गरीबी, कर्जदारी में फंसी जनता का बिल कौन भरेगा? कोरोना की 2 लहरों के बीच लगे लॉकडाउन ने देश की एक बड़ी आबादी को कर्ज में डुबाया है। ऐसे ही कर्ज में डूबे किसान पिता और बेटे की ये कहानी आपको पहले दिखाते हैं। देश में जब कोरोना की 2 लहरों में दुकानें, बाजार और शहर बंद हुए तो आम आदमी पर क्या असर पड़ा? इस कहानी को आज एक किसान के परिवार से समझिए, जिनके कंधे पर हल नहीं बल्कि अपने बेटे की वो साइकिल है जो तमिलनाडु सरकार ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त योजना के तहत दी। तमिलनाडु के थिरुथानी में 37 साल के किसान नागराज खेत में आकर बेटे के साथ इस साइकिल से कैसे अपनी समस्या का हल निकालने के लिए मजबूर हुए, ये देख लीजिए। बेटे की साइकिल को यूं हल बनाकर पिता पुत्र की जोड़ी इस्तेमाल करती है ताकि खेत को तैयार किया जा सके नई फसल के लिए। तो आप पूछेंगे ऐसी हालत क्यों हुई? जवाब है लॉकडाउन। किसान नागराज समांगी फूल की खेती करते आए हैं, वो फूल जिसका इस्तेमाल मंदिरों में पूजा और माला बनाने में किया जाता है। पिछले साल लॉकडाउन में मंदिर बंद रहे, फूल की कीमत नहीं मिली। इस साल भी लॉकडाउन ने नागराज जैसे किसानों की जमा पूंजी को खत्म कर दिया। जब मजदूर तक लाने का पैसा किसान नागराज के पास नहीं बचा तो खुद खेत को तैयार करने के लिए बचे हुए पैसे से बेटे की साइकिल को हल के रूप में प्रयोग करने लायक बनवाया और अब 11 साल के बेटे के साथ नागराज यूं खेत जोत रहे हैं। पिता पेट में रस्सी बांधकर साइकिल खींचते हैं, बेटा पीछे से हैंडल पर जोर लगाकर खेत जोतने में साथ देता है। यह कहानी सिर्फ देश में नागराज जैसे किसानों की नहीं, जिनकी जमा पूंजी लॉकडाउन में खत्म हुई या कम हो गई और मदद नहीं मिली, बल्कि CMI के आंकड़ों के मुताबिक देश में 97% लोगों का हाल यही है जिनकी आमदनी घटी है। प्रमोद माधव, चेन्नई, आज तक। आमदनी 0 हुई तो जनता को बचत तक खपानी पड़ रही। CMI के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 7.5 करोड़ लोग कोरोना के कारण लगी पाबंदियों और बाजार बंद होने से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। संभव है कि इसी कारण लोगों को अपने गहने गिरवी रखकर घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि RBI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 से 2021 के बीच गोल्ड लोन में 82% का उछाल देखा गया। लेकिन मुफ्त राशन समेत कई योजनाओं के बावजूद एक बड़ा वर्ग देश में ऐसा है जो मदद की किसी भी स्कीम में शामिल नहीं हो पाता। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? पूरी खबर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दस्तक।